औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो जेरियाट्रिक्स है और टॉपिक है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। जब भी कोई पेशेंट टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद आएगा फिज़ियोथेरेपी करवाने तो इसके लिए ये फॉलोइंग एक्सरसाइजेज़ करानी पड़ेंगी। तो अभी हम एक्सरसाइजेज़ पे फोकस करेंगे। अगर इंशाल्लाह बाद दूसरी वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, लेकिन अभी एक्सरसाइजेज़ पे फोकस करते हैं कि एक्सरसाइजेज़ में डे 1 में हमने क्या कराना है। द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज़ नीड टू बी डन रेगुलरली थ्रू आउट द डे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन। ये कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं, ये दिन में करते रहना चाहिए ताकि चेस्ट इन्फेक्शन ना हो जाए। यहाँ पे ब्लड क्लॉट्स इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द काफ, या जो काफ मसल्स में ब्लड क्लॉट ना हो जाए। देखें जो लोग टोटल हिप रिप्लेसमेंट कराते हैं तो उनके क्लॉट बनने का खतरा होता है क्योंकि वो उधर लेटे रहेंगे, अपनी मूवमेंट नहीं करेंगे। ये बैकग्राउंड में सॉरी शोर आ रहा है। अच्छा, तो वो अपनी मूवमेंट नहीं करेंगे तो क्लॉट बनने का खतरा होता है। डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस का खतरा हो सकता है। तो इसलिए ये मूवमेंट्स जो हैं वो करते रहना चाहिए। डीप ब्रीदिंग से चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होगा। वो बेड रिडन है, सांस ऐसे लेता रहेगा तो उसके लिए बेहतर होगा। तो ये सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज है। उसको स्ट्रेस वगैरह नहीं होगा। तो ब्रीद इन थ्रू द नोज़, नाक के ज़रिए उसने सांस लेना है। उसने होल्ड करना है 2 से 3 सेकंड्स के लिए, 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करके भी रखेगा और ब्रीथ आउट थ्रू द माउथ, और फिर वो मुंह के ज़रिए सांस बाहर निकाल देगा। डू 3 और 4 डीप ब्रेथ्स देन रेस्ट। बस 3 या 4 डीप ब्रेथ्स लेनी है और फिर रेस्ट लेना बीच में। रिपीट 3 और 4 मोर डीप ब्रेथ्स देन रिलैक्स। ठीक है, 3-4 ऐसे सांस गहरे सांस लेकर 3-4 थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर आपने 3-4 सांस लेने हैं। और ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। तो ये डे 1 के अंदर ये सबसे ईजी है, उसको करने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तो वो डीप ब्रीदिंग कर लेगा तो ये इस तरह आसान हो जाएगा उसके लिए। सर्कुलेटरी एक्सरसाइज ये एंकल के ऊपर करानी है। उसने ये लिखा हुआ है पॉइंट एंड बेंड योर एंकल। तो अपने एंकल को इस तरह पॉइंट बनाना है, ठीक है, सामने अपने करना है और उसको बेंड करना है। सर्कल योर एंकल्स इन बोथ डायरेक्शंस। तो दोनों डायरेक्शन में क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी उसको कहना है कि एंकल को इस तरह सर्कल बनाता रहे। जो है मिनिमम ऑफ 10 ऑफ ईच एक्सरसाइज, और ये भी 10 बार ये करनी है। इसको काउंट कर लें कि ये 10 टाइम्स करनी है। द फॉलोइंग एक्सरसाइज नीड टू बी डन 10 टाइम्स ईच एटलीस्ट 4 टाइम्स अ डे। तो दिन में वो 4 दफ़ा तो ये ज़रूर कर लीजिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो। तो क्या किया, पॉइंट एंड बेंड योर एंकल, जिस तरह ऐसे सामने आप पाँव रख कर उसको फिर सर्कल किया। योर एंकल इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में उसकी सर्कल किया। और फिर 10 टाइम हर एक्सरसाइज करनी है। 10 दफ़ा क्लॉकवाइज कर लो, 10 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज कर लो, तो इस तरह सर्कुलेटरी मूवमेंट्स हो जाएंगी एंकल के ऊपर। फिर इसके बाद आ जाता है जी हिप फ्लेक्शन ऑन द बेड। हम अभी डे 1 है, उसको क्या करा सकते हैं जी, थोड़े बहुत हिप फ्लेक्शन करा सकते हैं। साथ साथ डायग्राम देखते जाना है, इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सिट और लाई विद योर लेग्स स्ट्रेच्ड आउट इन फ्रंट ऑफ यू। तो मतलब उसने कहा यहाँ तो आप बैठ जाएं या फिर आप लेट जाएं। लेट कर अपनी टांगें बिल्कुल स्ट्रेच कर लें इन फ्रंट ऑफ यू, बिल्कुल सीधी टांगें करके रखें। स्लाइड द हील ऑफ योर ऑपरेटेड लेग टूवर्ड्स योर बॉटम। तो जो अब हमने काम किस पे करवाना है, जो ऑपरेटेड लेग है वो जैम ना हो जाए, हमने उसके ऊपर काम करवाना है। तो फिर हमने उसकी हील को एक किस्म का स्लाइड करवाना है। वो बेड पे लेटे लेटे हील को थोड़ा बहुत स्लाइड करता जाएगा तो उसकी जो हिप के ऊपर भी फ्लेक्शन होती जाएगी। हिप भी तो आगे की तरफ मूव कर रही है ना, तो हील स्लाइड करने से उसकी हिप के ऊपर फ्लेक्शन हो रही है। तो स्लाइड द हील ऑफ योर ऑपरेटेड लेग टूवर्ड्स योर बॉटम, मतलब अपने पीछे की तरफ लेकर आना है, बटक्स तक लेकर आना है यानी। एंड अलाउ योर हिप एंड नी टू बेंड। तो इस तरह आपकी हिप भी बेंड हो रही है, आपके नी भी बेंड हो रहे हैं। डू नॉट लेट योर हिप बेंड मोर देन 90 डिग्री। लेकिन कोशिश करनी है कि 90 से ज़्यादा आपने बेंड नहीं करनी, क्योंकि उधर ऑपरेशन हुआ हुआ है, इसलिए थोड़ी बहुत जितनी वो कर पा रहा है बिलो 90 डिग्री ही एंगल होना चाहिए हिप का और जो आपका नी वगैरह, ठीक है। और स्लाइड योर हील बैक डाउन अगेन, और फिर अपनी हील को बैक कर लेना है, वापस ले जाना है। तो हील स्लाइड एक्चुअली किया तो साथ क्या हो गई, हिप फ्लेक्शन हो गई है। तो ये वाली एक्सरसाइजेज डे 1 के ऊपर हम करवा सकते हैं। स्लाइड योर हील बैक डाउन अगेन, रिलैक्स कम्प्लीटली, रिपीट 10 टाइम्स। ये 10 दफ़ा ये वाली एक्सरसाइज उसको करवाएंगे। फिर हिप एबडक्शन ऑन द बेड। हिप एबडक्शन कराई जा सकती है। तो यही है कि सिट और लाई ऑन योर लेग स्ट्रेच आउट इन फ्रंट ऑफ यू। बस ये लिखा हुआ है कि आपकी जो टांगें वो आपके आगे स्ट्रेच हुई होनी चाहिए। कीप बोथ लेग स्ट्रेट एंड योर टोज़ पॉइंटेड टुवर्ड्स यू। दोनों टांगें आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए और जो टोज़ है ना वो आपकी तरफ हों, मतलब उंगलियां आपने अपनी तरफ रखनी है। ऐसे प्लांटर फ्लेक्शन नहीं कर देना, ठीक है, बल्कि डॉर्सी फ्लेक्शन ही होगी। आपके जो टोज़ हैं वो टुवर्ड्स द सीलिंग थ्रू आउट द एक्सरसाइज, वो सीलिंग की तरफ होने चाहिए, उंगलियां ऊपर की तरफ हों, ऐसे लटका नहीं देना पाँव को, ठीक है। तो पहली लाइन तो बहुत आसान थी, यही लिखा हुआ है कि सिट और लाई
विद योर लेग स्ट्रेच आउट इन फ्रंट ऑफ यू, बिल्कुल सीधा मतलब लेट जो टांगे स्ट्रेच करके, फिर कीप बोथ लेग्स स्ट्रेट, दोनों टांगों को आपने क्या रखना है जी, स्ट्रेट रखना है। और जो टोज़ हैं वो पॉइंटेड टुवर्ड्स द सीलिंग, और जो टोज़ हैं वो सीलिंग की तरफ होंगे। मूव योर ऑपरेटेड लेग आउट टू द साइड, तो हमने ऑपरेटेड लेग को ही मूवमेंट करानी है और ऑपरेटेड लेग को ही आउट मूव करना है। रिटर्न टू द, और फिर वापस स्टार्ट पोजीशन में आना है। रिलैक्स कंप्लीट एंड रिपीट 10 टाइम्स। तो हमने सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा ली, फिर हमने सर्कुलेटरी एक्सरसाइज करा ली, फिर हिप फ्लेक्शन करा ली डे 1 के ऊपर, फिर हमने हिप की एबडक्शन करा ली, ठीक है। और एबडक्शन फ्लेक्शन में भी हमने ऑपरेटेड लेग को मूव किया था, एबडक्शन में भी हम ऑपरेटेड लेग को यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हो जाता है हमारे पास स्टैटिक क्वाड्स आ जाते हैं। सिट आर लाइव विद योर लेग स्ट्रेच्ड आउट इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें भी यही है कि आपने लेटना है और आपकी जो टांगे हैं वो आपके सामने स्ट्रेच्ड आउट होंगी। और टेंस योर क्वाड्रिसेप मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ योर थाई बाय पुशिंग द बैक ऑफ योर नी डाउन इनटू द बेड। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, स्टैटिक क्वाड्स को हम नी आइसोमेट्रिक्स भी कह रहे होते हैं। स्टैटिक क्वाड्स मतलब क्वाड्स अपनी जगह पर स्टैटिक हैं, वो मूव तो नहीं कर रहे लेकिन उसके ऊपर कंट्रैक्शन ज़रूर हो रही है, ठीक है। तो ये स्टैटिक क्वाड सबसे इजी ही होता है कि पेशेंट को कहते हैं कि अपने घुटने नीचे की तरफ दबाएं। तो ये एक्सरसाइज हम डे 1 के ऊपर करा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई इतनी खास मूवमेंट नहीं हो रही। तो यही हमने कहा है कि टेंस योर क्वाड्रिसेप मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ योर थाई। तो हमने जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं जो थाई की फ्रंट पे ही पाए जा रहे होते हैं, हमें पता है कि वो फ्रंट ऑफ थाई में ही पाए जा रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट सा करना है, उनको टेंस करना है बाय पुशिंग द बैक ऑफ योर नी डाउन इन द बेड। और आपने जो नी है वो बेड के ऊपर आपने डाउन पुश करना है, नी को आप नीचे बेंड करोगे तो क्वाड्रिसेप्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंड पुलिंग योर टोज टुवर्ड्स यू, लेकिन जो टोज़ हैं वो अपनी तरफ, आपने जो पाँव की उंगलियां वो अपनी तरफ ही खींच रहे होना है। तो ये एक्सरसाइजेज आपने कर लेनी है। ये स्टैटिक क्वाड्स होंगे जिसके अंदर टेंस हो गए आपके क्वाड्रिसेप मसल्स इन द फ्रंट ऑफ थाई में जो थे, और नी को बस हमने डाउन साइड पे क्या कर दिया, पुश कर दिया, पुश द बैक ऑफ योर नी डाउन इन द बेड, हमने उसको इधर मूव कर लिया। होल्ड फॉर द काउंट ऑफ द 10 सेकंड के लिए काउंट करना है। आप नी को नीचे जब दबाया होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आराम से आपने 10 तक गिनना है और तब तक नी को नीचे दबा के रखना है। फिर उसके बाद हो जाते हैं स्टैटिक ग्लूट्स। स्क्वीज योर बटक मसल्स टुगेदर। अब पेशेंट को क्या कहना है कि अपने जो बटक मसल्स हैं ना उनको ऐसे स्क्वीज़ करो, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करें आप अपने ग्लूटियल मसल्स को, ठीक है, बटक मसल्स को दबाने की कोशिश करें। और ये 5 सेकंड्स के लिए। ऊपर तो हमने नी वाला जो था वो तो 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करवा लिया था, लेकिन जो स्टैटिक ग्लूट्स थे उसके अंदर हमने उसको क्या कह देना है कि उसको होल्ड करना पड़ेगा जी फॉर द 5 सेकंड्स एंड रिपीट। तो हमने एंकल पम्प्स टाइप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज देख ली, फिर हमने सर्कुलेटरी देख ली, फिर हिप की फ्लेक्शन देख ली, हिप एबडक्शन देख ली, स्टैटिक क्वाड्स देखे, स्टैटिक ग्लूट्स देख ली, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने ये 6 कर एक्सरसाइजेज देख ली हैं। ये डे 1 के अंदर इजीली हम परफॉर्म करवा सकते हैं। ये फ्लेक्शन, हील स्लाइड वगैरह, एबडक्शन वगैरह। फिर मोबिलाइजिंग में उसने हमें क्या लिखा हुआ है कि मोबिलाइजिंग में क्या करना है, यू विल बी एबल टू गेट अप ऑन द सेम डे एज़ योर सर्जरी इफ़ योर ऑपरेशन वाज इन द मॉर्निंग। तो उसने कहा कि अगर मॉर्निंग में ऑपरेशन हुआ है, सुबह का ऑपरेशन हुआ है, तो आप उस दिन भी गेट अप कर सकते हो, आप उठ सकते हो, लेकिन बट इज़ मोर लाइकली डैट यू वुड गेट अप द डे आफ्टर योर सर्जरी। लेकिन ज़्यादा यही है कि आप अगले दिन ही गेट अप करते हो, पहले दिन ज़रा रेस्ट ही दे रहे हो, तो खतरा ही होता है ना ज़रा। तो मोर लाइकली ये होता है कि आप नेक्स्ट डे आफ्टर योर सर्जरी आप खड़े होते हो, यू हरकत वगैरह करते हो, यू कैन बिगन टू मोबिलाइज विद अ फ्रेम। तो आप फ्रेम के साथ मोबिलाइज कर सकते हो यूजिंग फुल वेट बेयरिंग, और आपकी पूरी वेट बेयरिंग हो सकती है, बट दिस विल बी डिटरमाइंड बाय योर कंसल्टेंट। तो फ्रेम आपको मतलब दे दिया गया, फ्रेम के ऊपर सारा वज़न डाल सकते हो आप, लेकिन आपका कंसल्टेंट आपको बेहतर बताएगा, ठीक है। It is likely that on your first time out of the bed you will do a little more than sit in your chair for the few hours. उसने कहा है कि बेड से निकलना थोड़ा सा ज़रा आपके लिए मुश्किल होता है। फर्स्ट टाइम जब आप बेड से निकलोगे तो आप थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करोगे, यू विल डू लिटिल मोर, थोड़ा सा आप करोगे, देन सिट इन योर चेयर फॉर अ फ्यू आवर्स और फॉर एज लॉन्ग एज यू फील कम्फर्टेबल। तो उसने कहा कि बनिस्बत जब आप चेयर पे बैठे रहते हो काफ़ी देर के लिए, जब तक आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। फिर लिखा हुआ है इफ़ यू फील वेल इनफ टू डू सो, ठीक है। मोबिलाइजिंग की हम बात कर रहे थे, उसमें ये देखा था कि उसी दिन आप सर्जरी के उसी दिन आप उठ सकते हो या फिर अगले दिन आप उठोगे, ये बेहतर है। फिर फ्रेम यूज़ कर रहे थे मोबिलाइज़ करने के लिए,
और उसके लिए आपने फुल वेट बेयरिंग उसके ऊपर कर दी थी। फिर उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि जब आप बेड से फ़र्स्ट टाइम उतरोगे तो थोड़ा सा एफर्ट वाला काम होता है, और आप देन यू सिट इन द चेयर फॉर द फ्यू आवर्स, आप काफ़ी देर बैठ सकते हो चेयर पे, और एज़ लॉन्ग एज़ जब तक आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप चेयर पे बैठ सकते हो। इफ़ यू फील वेल इनफ टू डू सो यू विल बी इनकरेज टू मोबिलाइज टू द टॉयलेट विद द फ्रेम। तो यही है कि आप फ्रेम को इस्तेमाल करते हुए आप टॉयलेट तक जा सकते हो। ये उन्होंने हमें बताया कि आप कितना मोबिलाइज़ कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल फॉर द सम पेशेंट्स टू गुड इनफ टू प्रोग्रेस टू क्रचेस विद इन 24 आवर्स ऑफ देयर सर्जरी। कुछ लोगों का तो उसने ये भी बता दिया कि वो 24 घंटों के अंदर क्रचेस पे आ जाते हैं, वो फ्रेम को छोड़ के वो क्रचेस भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इवन टू मैनेज स्टेयर्स, बल्कि स्टेयर्स भी हल्की फुल्की चढ़ लेते हैं क्रचेस इस्तेमाल करके ना। एंड बी डिस्चार्ज फ्राम द फिजियो, फिजियो से डिस्चार्ज होता है, लेकिन मोस्ट पेशेंट्स विल प्रोग्रेस ऑन टू क्रचेज एंड स्टेयर्स एंड बी डिस्चार्ज 2 से 3 डेज़ आफ्टर देयर ऑपरेशन। लेकिन हर पेशेंट का अपना हिसाब होता है, हर एक की अपनी एक हिस्ट्री होती है। तो इसने लिखा है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स होंगे वो डिस्चार्ज होते हैं जी 2 से 3 डेज़ आफ्टर देयर ऑपरेशन, तो 2 से 3 दिन उन्हें लगेंगे डिस्चार्ज होने में। तो मोबिलाइजिंग में हमने देख लिया फ्रेम यूज़ कर रहे थे, और हम उसको कह रहे थे कि वो टॉयलेट यूज़ कर सकता है फ्रेम यूज़ करते हुए, फिर वो क्रचेज़ इस्तेमाल कर सकता है विद इन 24 आवर्स, या डिस्चार्ज होगा 2 से 3 दिन के बाद। तो ये चीज़ें हमने मोबिलाइजिंग में देखी। यू कैन आल्सो ट्राई द अब ये भी मोबिलाइजिंग के अंदर ही कुछ एक्सरसाइज आ रही हैं जी, हम इनको देख लेंगे। फुल रेंज क्वाड्स हमें नज़र आ रहे हैं। हम अगर इनकी डायग्राम्स को साथ साथ देखते हैं, नी फ्लेक्शन आ रही है इन सिटिंग के अंदर, तो हम फुल रेंज क्वाड्स कराना शुरू कर रहे हैं। नी फ्लेक्शन इन सिटिंग करा रहे हैं, इनर रेंज क्वाड्स करा सकते हैं, अबडक्शन इन स्टैंडिंग, हिप फ्लेक्शन इन स्टैंडिंग आ सकती है, हिप एक्सटेंशन इन स्टैंडिंग। तो ये सब चीज़ें आई थिंक सो ये डे 1 के अंदर भी हम करा सकते हैं ये मोबिलाइजिंग वगैरह। चलें ठीक है। उसके बाद या फिर 2 से 3 डेज़ जब वो डिस्चार्ज हो गया तब भी। उसके बाद आ जाते हैं फुल रेंज क्वाड्स में। क्या लिखा हुआ है, सिटिंग इन द चेयर। अब वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, पुल द टोज़ ऑफ द ऑपरेटेड लेग टुवर्ड्स यू। तो वो चेयर पे आराम से बैठा हुआ है, और अब सारा काम वो ऑपरेटेड लेग से ही करवा रहा है। तो उसने जो टोज़ थी ऑपरेटेड लेग की वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। टेंस द मसल्स इन फ्रंट ऑफ योर थाई। तो फिर इससे क्या हुआ, जो जो थाई के फ्रंट पे जो मसल्स होते हैं, जो क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं, वो टेंस हो गए थोड़े। फिर उसने नी को स्ट्रेट रखा हुआ है। तो होल्ड फॉर अ स्लो काउंट ऑफ 10। तो आपने 10 सेकंड के लिए इसको गिनना है, और फिर रिलैक्स कर लेना, रिपीट करना है 10 टाइम्स। तो फुल रेंज क्वाड्स अगर हमें लिखने को आए जी मोबिलाइजिंग में आप क्या कराओगे, तो हम फुल रेंज क्वाड्स कराएंगे। और पता होना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बस आपने टांग ऐसे उठाई हुई है, आप बैठे हुए हो, टांग आपने थोड़ी सी बिल्कुल अपने सामने इस तरह लेकर आ गए हो, और टोज़ को अपनी तरफ यानी खींच लिया है, और जो क्वाड्रिसेप मसल्स थे इन फ्रंट ऑफ थाई वो थोड़े से टेंस हो गए हैं। नी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसको फुल रेंज क्वाड्स का नाम दे दिया है, ठीक है। और फिर नी फ्लेक्शन इन सिटिंग, बैठा हुआ है, और चाहे वो स्टूल पे बैठा हुआ है या किसी भी चीज़ के ऊपर बैठा हुआ है, तो वो अपने वो उसका जो पाँव है वो ज़मीन पर है, ठीक है, फुट ऑन द फ्लोर है, और वो पीछे की तरफ मूव करेगा। तो उसकी क्या हो जाएगी, नी की फ्लेक्शन होगी। नी को फ्लेक्स करते हैं तो वो बेंड ही होता है ना, तो आगे की तरफ तो एक्सटेंड होगा, थोड़ा पीछे लेकर जाएंगे तो तभी नी फ्लेक्स करेगा। तो ये नी की फ्लेक्शन करा सकते हैं। देखें हुआ ऑपरेशन किस पर है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुई है, हिप का ऑपरेशन है, लेकिन नी को भी फ्लेक्शन वगैरह करते रहेंगे, एंकल के ऊपर भी काम होता रहेगा, सारे जगह काम होगा, तभी जाकर ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगी, और वो जॉइंट जो रेलेवेंट जॉइंट है वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि सिटिंग इन द चेयर विद योर फुट ऑन द फ्लोर, और फुट के इधर है जी ज़मीन पर ही है, और बैंड द नी एज़ फार एज़ पॉसिबल, जितना पीछे लेकर जा सकते हो उतना लेकर जाना है। फिर होल्ड करना है फॉर 2 से 3 सेकेंड्स। कहीं पर हम 10 सेकेंड का होल्ड रखते हैं जो इजी है, जैसे कि फुल रेंज क्वाड्स के अंदर बस टांग आपने सीधी रखी हुई थी, 10 सेकेंड होल्ड किया था। लेकिन अब ये नी फ्लेक्शन के अंदर 2 से 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड किया है, और फिर रिलैक्स कर दिया, और फिर इसको भी, और सारी एक्सरसाइज तकरीबन 10 दफ़ा करनी है, 10-10 दफ़ा करते रहना है। दो हमने देख ली फुल रेंज क्वाड्स, नी फ्लेक्शन इन सिटिंग। उसके बाद आ जाता है जी ये एक्सरसाइजेस कब करानी है, इनर रेंज क्वाड्स वंस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डू सो, जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो करने के। तो इनर रेंज क्वाड्स के अंदर बस याद रखना है कि टॉवल आपने ना घुटने के नीचे रखना है। तो रैप अ टॉवल अराउंड समथिंग सॉलिड लाइक अ टिन। तो क्या किया है जी, एक जो टॉवल था उसको ना किसी सॉलिड टिन के ऊपर बांध दिया, ठीक है, उसके ऊपर रैप कर लिया, एंड प्लेस इट अंडर योर नी, और उसको घुटने के नीचे रख दिया। तो फुल रेंज कार्ड्स में हमने बस टांगों पर की थी, जबकि इनर रेंज कार्ड्स के अंदर हमने टॉवल नीचे रखा है, ठीक है, और एक टिन के ऊपर वो बांध दिया है, प्लेस इट अंडर योर नी, अपने घुटने के नीचे रख लिया है। उसके बाद क्या किया, टाइटन योर थाई मसल्स टू लिफ्ट द हील ऑफ टू लिफ्ट योर हील ऑफ द बेड।
अब घुटने के नीचे टॉवल रखा हुआ है तो हील ज़मीन पर नहीं रखनी, हील को ऊपर उठाना है, बिल्कुल ऐसे जिस तरह स्ट्रेट लेग रेज़ हो रही है। तो बिल्कुल नी के नीचे हमारा टॉवल होगा और आपकी जो हील होगी वो ऑफ द बेड होगी, तब इनर रेंज क्वाड्स मूवमेंट होगी, ठीक है। और होल्ड फॉर द 10 सेकंड्स, और 10 सेकंड के लिए इसको आपने ऐसे ही होल्ड करके रखना है। तो क्या देखा, हमने टॉवल को रैप कर लिया था किसी सॉलिड चीज़ के ऊपर, टिन के ऊपर, और आपने घुटने के नीचे रख दिया था, नी के नीचे रख दिया था, और फिर क्या किया, टाइट किए जो थाई मसल्स और लिफ्ट कर लिया हील ऑफ द बेड। तो इस तरह ये वाली एक्सरसाइज आ जाती है। फिर एबडक्शन इन स्टैंडिंग आ जाती है कि ये वाली एबडक्शन इन स्टैंडिंग हम फर्स्ट टाइम ये वाली, मतलब नीचे भी हम ये बहुत दफ़ा पढ़ेंगे, लेट कर एबडक्शन करानी। आई थिंक ऊपर हमने लेट कर की थी, फर्स्ट डे के ऊपर एबडक्शन की थी। अब एबडक्शन इन स्टैंडिंग, तो ये एबडक्शन एक्सरसाइजेज आप कॉमन अब देखोगे नीचे भी आपको नज़र आती रहेगी कि एबडक्शन करानी है, चाहे पानी के अंदर एबडक्शन करा रहे हो, एबडक्शन इन स्टैंडिंग, ठीक है, स्विमिंग पूल के अंदर करा रहे हो, अभी ये खड़े होकर करवा रहा है, ठीक है। तो होल्ड ऑन टू सपोर्ट स्टैंड ऑन योर गुड लेग, तो खड़े होना गुड लेग पर और लिफ्ट द ऑपरेटेड लेग आउट टू द साइड। सारा प्रेशर हम गुड लेग के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन जो मूव करनी है, लेट कर भी हम यही देख रहे थे कि जो ऑपरेटेड लेग थी उसको आउट टू द साइड लेकर गए थे, उसको दूसरी तरफ लेकर जानी है एबडक्शन, तो ऑपरेटेड लेग को दूसरी तरफ लेकर जाना है एबडक्शन इन स्टैंडिंग के लिए। फिर दैन लोअर स्लोली एंड रिलैक्स, फिर हमने उस टांग को स्लोली लोअर कर लेना है। व्हेन डूइंग दिस एक्सरसाइज कीप योर टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स एंड डू नॉट लीन ओवर टू द अदर साइड। ओके, तो जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके ना जो टोज़ हैं वो फॉरवर्ड ही हो, डू नॉट लीन ओवर टू द अदर साइड, और आपने लीन भी नहीं करना। जिस टांग पे खड़े हुए, यानी कि आप दूसरी तरफ लीन ही कर रहे हो, बिल्कुल सीधा खड़े होना है और टांग ऐसे मूव करनी है, इधर उधर लीन नहीं करना, झुकना कोई नहीं है। और जो टोज़ हैं वो आपके फॉरवर्ड ही हैं, पाँव को इन्वर्ट शेरवर्ट कोई नहीं करना, टोज़ बिल्कुल फॉरवर्ड होंगे। और इस तरह दूसरी जो टांग होगी ऑपरेटेड लेग को आउट टू द साइड ले जाना है, बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो एबडक्शन इन स्टैंडिंग तो हमने कौन सी देखी, दो देखी थी, फुल रेंज क्वाड्स देख लिए थे, फ्लेक्शन हमने देख ली थी नी की, इन सिटिंग के अंदर, मोबिलाइजिंग के अंदर देख रही है, दो देखी। फिर इन रेंज क्वाड्स में हमने के थ्रू मोबिलाइज करने की कोशिश किया हमने। फिर एबडक्शन इन स्टैंडिंग अब दो रह गई हैं हमारे पास, हिप फ्लेक्शन इन स्टैंडिंग, हिप फ्लेक्शन करानी है जी खड़े होकर। तो होल्ड ऑन टू स्पोर्ट, एक जगह पे आप मतलब किसी स्पोर्ट को आप पकड़ सकते हो, और बेंड योर नी अप टूवर्ड्स योर चेस्ट, अपने नी को आपने क्या करना है जी, चेस्ट की तरफ लेकर आना है एज़ फार एज़ यू कैन विदाउट बेंडिंग बियॉन्ड द 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं करना। तो हिप फ्लेक्शन खड़े होकर भी, नी टू चेस्ट जिस तरह हो रही होती है ना, आपके जो नी होते हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं लेकर आना कि वो 90 डिग्री को क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो बेंड योर नी टुवर्ड्स योर चेस्ट एज़ फार एज़ यू कैन, जितना आप लेकर उसको रख सकते हो, और विदाउट बेंडिंग बियॉन्ड द 90 डिग्रीज, और रिपीट करना है, इसको रिलैक्स करना है, और फिर रिपीट करना है 10-10 दफ़ा सारी एक्सरसाइजेस करते जाना। फिर एंड पे आ जाती है जी हिप एक्सटेंशन इन स्टैंडिंग, ये भी हमें नज़र आ रहा है आगे से उसने कोई सपोर्ट पकड़ी हुई है, और पीछे की तरफ एक्सटेंशन हमेशा हिप की पीछे की तरफ होती है, तो ऑपरेटेड लेग को ही पीछे लेकर जा रहे हैं। तो उसने क्या लिखा हुआ है, होल्डिंग ऑन टू अ सपोर्ट, एक सपोर्ट पकड़ी हुई है, टेक योर ऑपरेटेड लेग बैकवर्ड्स एज फार एज पॉसिबल, तो जो आपकी ऑपरेटेड लेग है जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको पीछे की तरफ लेकर जाना है, और जितना पॉसिबल हो सकता है उतना लेकर जाना है। होल्ड फॉर अ फ्यू सेकंड्स एंड देन रिलैक्स, आपने इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है, ये जो पीछे एक्सटेंशन की हुई है 1 2 3 4 सेकंड के लिए होल्ड कर लो, या फ्यू सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखना है, और फिर आपने रिलैक्स कर लेना। व्हेन डूइंग दिस एक्सरसाइज कीप योर ट्रंक अप राइट एंड अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा खड़े हो, उसने कहा कि आगे की तरफ झुकना कोई नहीं है। होल्ड फॉर अ फ्यू सेकंड्स, रिलैक्स एंड रिपीट 10 टाइम्स, ये भी आपने होल्ड करनी है फ्यू सेकंड्स के लिए, फिर रिलैक्स कर लेना आपने। ये हमने कुछ देख ली थी एक्सरसाइजेज, हम बार बार देख लेते हैं जी, ताकि हमारे जितनी दफ़ा हम रिपीट करेंगे उतनी दफ़ा हमें आसानी हो जाएगी। कि फुल रेंज क्वाड्स थे, नी फ्लेक्शन थी, सिटिंग के अंदर इनर रेंज थे, एबडक्शन थी खड़े होकर, हिप फ्लेक्शन थी खड़े होकर, हिप एक्सटेंशन थी, अगर फ्लेक्शन कर लिया तो उन्होंने कहा एक्सटेंशन भी कर लेते हैं एबडक्शन। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन ये तीनों तो बहन भाई होते हैं किस्म की, ये तीनों कर लिया, और इनर रेंज और फुल रेंज ये दोनों इकट्ठी समझो आएंगी, ठीक है। और बस बैठ कर ये कर ली थी फ्लेक्शन वाली। तो इस तरह फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सरसाइज आर द गाइडलाइंस ओनली, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो गाइडलाइंस, एवरीबॉडी इज़ एन इंडिविजुअल, सम ऑफ यू विल फाइंड दैट यू मेड द टारगेट्स ईजीली। बस उसने इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि कुछ लोग ईजीली कर लेते हैं और कुछ लोगों को मुश्किल होती है करने में। तो ये नहीं कहना कि ये वाला पेशेंट क्यों मुश्किल हो रही है इसको करने में, हर एक का अपना हिसाब होता है, ठीक है।
कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगती है। द सेम अप्लाइज टू द एक्सरसाइज, सम ऑफ यू विल फाइंड दैम ईजी वाइल अदर्स आर नॉट एबल टू मैनेज दैम, पार्टिकुलरली द एडवांस्ड वन। तो फिर उससे वो करानी है जिसमें वो बंदा कंफर्टेबल हो, यानी कि करा के ही छोड़नी है। अगले बंदे को दर्द हो रही है, अगला बंदा कर नहीं पा रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि अब उसको करानी ही करानी है। अगर वो कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं तब करानी है। तो हमने डे 1 की देख ली, मोबिलाइजिंग देख ली। अब आ जाता है डिस्चार्ज से लेकर 2 वीक्स तक, उसको डिस्चार्ज कर दिया है, ठीक है। और 2 वीक्स तक हमने क्या करना है, इसके अंदर कोई एक्सरसाइजेज नहीं है, बस एक पैराग्राफ है। डिस्चार्ज से 2 वीक्स का सिर्फ एक पैराग्राफ है। फिर 2 से 3 पोस्ट ऑपरेटिव में कुछ एक्सरसाइजेज आ जाएंगी। मेरे ख्याल से सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज है। चलें हम पढ़ते हैं जी। अभी 2 वीक्स तक देखते हैं। तो कंटिन्यू द एक्सरसाइजेज डेट यू वर शोन इन द हॉस्पिटल, ये जो ऊपर हमने कराई थी ना डे 1 की, और मोबिलाइजिंग वगैरह, एबडक्शन कर लो, खड़े होकर फ्लेक्शन कर लो, नी की एक्सटेंशन कर लो, फिर क्वाड्रिसेप्स इनर रेंज आउटर रेंज, और फिर हमने शुरू में सर्कुलेटरी मूवमेंट्स कराई थी, ठीक है। लेटा कर एबडक्शन कराई थी, लेटा कर नी की फ्लेक्शन कराई थी। पहले दिन तो हमने लेटा कर कराई थी, फिर खड़े होकर भी थोड़ी बहुत कराई हैं, ठीक है। तो अब आ जाता है जी, जो भी आपने हॉस्पिटल के अंदर जो एक्सरसाइजेज की हैं ना, उनको आपने कंटिन्यू करना है। बी अवेयर नाउ डैट यू आर होम, यू मे फील मोर टायर्ड। अब आप घर आ गए हो, घर आकर आप ज़्यादा टायर्ड फील कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ नॉर्मल है। यू मे टेक अ फ्यू वीक्स टू गो अवे, और ये जो थकावट वगैरह है ये कुछ हफ्ते ही लगेंगी कि आप नॉर्मलिटी की तरफ आने में। यू मे स्टिल नीड टू रेस्ट फॉर द पार्ट ऑफ द डे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आप थक जाओगे, फिर आपको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यू शुड बी कॉन्फिडेंट मोबिलाइजिंग अराउंड द हाउस। तो डिस्चार्ज से लेकर 2 वीक्स में उसने ये कि आप घर पहुंच आए हो अगर आप, तो अब आपने कॉन्फिडेंट मोबिलाइजिंग अराउंड द हाउस, घर में चलना फिरना है थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड यू शुड बी एबल टू बिगन मोबिलाइजिंग आउटसाइड, घर में चलोगे फिरोगे तभी तो घर के बाहर जाकर भी फिर सकोगे। मोबिलाइज एज फार एज यू फील कंफर्टेबल डूइंग सो, उतना आपने चलना फिरना है जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। देयर इज़ नो मिनिमल और द मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्चार्ज 2 वीक्स के अंदर उसने निगोशिएटिंग अ कर्ब प्लेस की बात कर दी। आई थिंक सो कर्ब प्लेस एक फुट पाथ टाइप प्लेस होती है, एक स्टेप जैसी चीज़ होती है, ठीक है। तो उसने कहा जब आप एक कर्ब प्लेस से नीचे उतरोगे तो बोथ क्रचेज़ डाउन फर्स्ट, तो पहले आपने, अब उतरने की पहले बात हो रही है, तो दोनों क्रचेज़ को पहले आपने नीचे रखना है। देन ऑपरेटेड लेग फॉलोड बाय द नॉन ऑपरेटेड लेग, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि क्रचेज़ और ऑपरेटेड लेग तकरीबन साथ साथ आ रहे होते हैं। जब आप स्टेयर्स पे भी चढ़ रहे हो, जब आपने क्रचेज़ इस्तेमाल करने हैं तब साथ ही ऑपरेटेड लेग भी इस्तेमाल करनी है। तो इसलिए उसने पहले क्रचेज़ रखे हैं और फिर जो ऑपरेशन जिस टांग का हुआ है वो रखी है, और फिर बाद में जो टांग बिल्कुल ठीक है, जो नॉन ऑपरेटेड लेग है, इसको आपने इसी तरह ही याद रखना है कि कर्ब प्लेस के ऊपर जब है निगोशिएटिंग अ कर्ब प्लेस, तो पहले आपने दोनों क्रचेज़ रख लिए थे, क्रचेज़ के साथ ही ऑपरेटेड लेग फिर बाद में रख दी थी, और सबसे एंड पर जो टांग ठीक है नॉन ऑपरेटेड लेग है वो रख दी, लेकिन गोइंग अप द कर्व। लेकिन जब आप कर्व के ऊपर जा रहे हो तो नॉन ऑपरेटेड लेग फर्स्ट, फिर आपने नॉन ऑपरेटेड लेग रखनी है। जब आपने ऊपर चढ़ना है तो सही वाली टांग रखनी है, क्योंकि सारा वज़न सही वाली टांग पर चढ़े। नीचे उतरना है तो क्रच पहले रख दिया है, फिर दूसरी, फिर खराब टांग यानी ऑपरेटेड लेग रख दिया, एंड पे सही वाली रखी थी। लेकिन जब चढ़ना है ऊपर तो रिस्क नहीं लेना। चढ़ना है ना किसी चीज़ के ऊपर, तो आपने, ये स्टेयर्स के ऊपर भी सेम यही चीज़ है। जब हम स्टेयर्स आप देखेंगे तो स्टेयर्स के ऊपर भी यही चीज़ है कि आपने ना सही वाली टांग पहले ऊपर रखनी होती है जब चढ़ना होता है ऊपर की जानिब, ऊपर जाना होता है। तो उसने ये लिखा है कि नॉन ऑपरेटेड लेग, जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ वो वाली टांग आपने ऊपर रखनी है, फॉलोड बाय दी ऑपरेटेड लेग। फिर साथ ऑपरेटेड लेग और एंड पे क्रचेज़ भी आपने साथ रख दिए थे, ठीक है। और ये उसने बता दिया कि ये सीढ़ियाँ भी ऐसे चढ़ता है। तो ये डिस्चार्ज अगर लिखने को आ जाए डिस्चार्ज 2 से लेकर 2 वीक्स, तो हमने मतलब अब घर आ गए हो आप, तो घर आकर आपने मोबिलाइजिंग, घर आके वो उसने बताया कि आप थक सकते हो, और घर में आकर आपने मोबिलाइजिंग करनी है, घर के बाहर भी, तभी आप एबल हो गए मोबिलाइज़ करने के, जितना कंफर्टेबल उतना मोबिलाइज़ करो। और उन्होंने कर्ब प्लेस की बात बता दी कि घर में आके, घर में भी थोड़े बहुत स्टेप्स वगैरह होते हैं या कुछ, तो उसके ऊपर आपने कैसे मतलब कोप करना है। फिर 2 से 3 वीक्स आ जाते हैं जी पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब 2 वीक्स से ज़्यादा हो गए हैं, 3 वीक्स हो गए हैं जी पोस्ट ऑपरेटिव। तो उसमें क्या करना है आपने, at this point all total hips should continue to use to crutches outside। तो मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा कि आप घर के बाहर भी क्रचेज़ इस्तेमाल कर सकते हो, बट यू मे फाइंड दैट यू कैन मैनेज विद वन क्रच अराउंड द हाउस, ओके, हेल्ड इन द अपोजिट साइड टू योर हिप रिप्लेसमेंट। तो उसने ये लिखा है कि घर के बाहर आप 2 क्रचेज़ ही इस्तेमाल करो, क्योंकि अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं या 2 से 3 हफ्ते हुए हैं अभी,
ठीक है। तो उसने यही बताया कि घर के बाहर तो आप क्रचेज़ इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन घर के अंदर आपका एक क्रच से भी काम चल जाएगा। लेकिन एक क्रच हमेशा आपने याद रखना है। अगर हम एक क्रच की बात कर रहे हैं तो हेल्ड इन अपोजिट साइड, अपोजिट हैंड, जो जो टांग खराब वाली है उधर नहीं रखना। अपोज़िट मतलब ठीक वाली साइड पे क्रच पकड़ना। जो आपका हैंड ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट साइड का ऑपरेशन है, तो राइट साइड पे आपने क्रच पकड़ा हुआ है, तो अपोज़िट उसने हमें बता दिया है कि एक क्रच को कैसे यूज़ करते हैं। जो साइड ठीक है, जो अपोज़िट हैंड है, उससे आपने क्रच को पकड़ना है। तो 2 से 3 वीक्स में हमने ये देख लिया कि घर के बाहर क्रचेज़ यूज़ कर रहे हो, घर के अंदर एक से काम चल सकता है। कंटिन्यू टू इंक्रीज़ द डिस्टेंस यू वॉक ईच डे। अब आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर-सी बात है, जब किसी का ऑपरेशन हुआ होता है, हिप ऑपरेशन हुआ हुआ है, तो उसको हल्की-फुल्की वॉक करानी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि वो नॉर्मैलिटी की तरफ आए, वो अपनी नॉर्मल लाइफ़ की तरफ आए। तो उसने कहा है कि इंक्रीज़ द डिस्टेंस यू वॉक ईच डे, थोड़ा-सा डिस्टेंस आपने इंक्रीज़ कर देना है। Once the clips have been removed or the wound fully healed, if it has been glued or sutured, you may start to massage the scar. Okay. तो अब आपने याद रख लेना है कि 2 से 3 वीक्स पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब वो घर आ गया था, 2 से 3 वीक होने वाले हैं, तो अब आपने मसाज करनी है। ये आपने अब याद कर लेना है कि अगर किसी को मसाज की आपने रिकमेंडेशन देनी है तो पहले पूछ लेना है कि वो 2 हफ्ते के बाद आपने कहनी है कि जब वो तीसरे हफ्ते में लगा होगा, ठीक है। 2 वीक्स तक आपने उसको मसाज करने का नहीं कहा। जब कहना 2 हफ्ते गुजर जाएंगे तब आपने मसाज करनी है, और मसाज करने का तरीका भी बताया कि थंब के ज़रिए करनी है, अंगूठे से, ठीक है। तो उसने हमें बता दिया है कि जब तीसरा मतलब हफ्ता लगा होगा तब आपने मसाज करनी है। ओके। वंस द क्लिप्स हैव बीन रिमूव्ड और द वुंड फुली हील्ड, क्लिप्स अंदर से रिमूव करा दिए गए हैं, जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका है। और इफ़ इट हैज़ बिन ग्लूड और सूचर्ड, जो भी उसके ऊपर ग्लू लगा सूचर किया हुआ था, हील हो गया, वुंड के ऊपर जो भी चीज़ लगाई थी अगर वो हील हो गई है, यू मे स्टार्ट टू मसाज द स्कार, अब आप स्कार को मसाज कर सकते हो। इफ़ यू विश दिस विल हेल्प लूजन एंड सॉफ्टन द स्कार, अगर आप इस तरह करोगे तो इससे ना जो स्कार होगा वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा ज़रा। मसाज द स्कार विद योर थंब, आपने अपने अंगूठे के साथ करना है। मेक द स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट्स अराउंड द इंसियन, तो जहाँ पर चोट लगी हुई है, जहाँ पर इंसियन हुई है, वहाँ पर आपने क्या करनी है जी, स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट्स बनाते रहना है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ द सर्कल्स फ्रीक्वेंटली, फिर आपने डायरेक्शन जिस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पहले आपने क्लॉकवाइज इसका अपने अंगूठे को गोल गोल घुमाते रहे उस जगह पर, फिर आपने उल्टी साइड पर आपने ऐसे करना है, ठीक है। ये डू जब जख्म हील हो गया होगा तब। डू 10 to 15 सर्कल्स इन ईच एरिया, मतलब उसने ये लिखा है कि 10 से 15 सर्कल हर एरिया में डालना है। 10-15 सर्कल अगर आपने वहाँ कर लिया, देन मूव अबाउट 1 इंच अलॉन्ग द स्कार एंड रिपीट, फिर थोड़ा सा 1 इंच थोड़ा ऊपर चले जाओ स्कार का, थोड़ा सा 1 इंच के फासले पे फिर उधर 10 से 15 सर्कल बना लो। तो उन्होंने हमें सर्कल भी बता दिए कितने बनाने हैं। फिर क्या बता रहे हैं जी, यूज़ द क्रीम्स सच एज़ बॉडी लोशन, जब तीसरा हफ़्ता, मैं तो इसी तरह याद करने के लिए कह रही हूँ कि तीसरा हफ़्ता है, मतलब 2 वीक्स तो ऊपर पड़ के आए थे ना, लेकिन अब 3 वीक्स होने वाले हैं जब, तो आप बॉडी लोशन के ज़रिए आप उसकी मसाज कर सकते हो। कौन सी क्रीम? बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हो। विटामिन ई क्रीम इस्तेमाल करो, स्किन के लिए अच्छी होती है विटामिन ई क्रीम। E45 या बायो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। तो उन्होंने हमें एग्जांपल्स भी दे दिए कि कोई लोशन हो सकता है, विटामिन ई क्रीम हो सकती है, E45 या बायो ऑयल हो सकता है। इज़ प्योरली वन ऑफ द पर्सनल चॉइस, ये आपकी अपनी चॉइस है। दे विल नॉट हार्म द स्कार एंड विल प्रोबेबली मेक द मसाज मोर कंफर्टेबल, तो ये ऑयल वगैरह से, इन क्रीम से, लोशन से स्कार हार्म तो नहीं होगा, बल्कि वो कंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए करना। फिर जब आप तीसरे हफ्ते की तरफ लगे हुए, आप उन्होंने सिर्फ हमें 2 एक्सरसाइजेस बता दी हैं कि आपने हाफ़ स्क्वाट्स करा देनी है या फिर आपने हील के ऊपर खड़ा हो जाना है, हील रेज़ करा देनी है, क्योंकि अब तीसरा हफ्ता है, अब वो स्क्वाट्स कर सकता है। पहले याद रखिएगा, 3 वीक से पहले पहले उन्होंने कहीं पे हमें स्क्वाट्स का नहीं कहा, हाफ़ स्क्वाट्स का नहीं कहा, ठीक है ना। हाँ, हमने इनर रेंज क्वाड्स ज़रूर पढ़े थे, टांग ऐसे सीधी करके आउटर रेंज भी देखा था, और इनर रेंज टॉवल नीचे रख के वो चीज़ें देखी थी हमने, ठीक है। ग्लूटियल्स को स्क्वीज़ वगैरह ये सब चीज़ें हम देख कर आए हैं। लेकिन अब हाफ़ स्क्वाट्स उन्होंने पहले हमें कह दिया, और ये दोनों चीज़ें नई आ गई हैं कि हम अब 3 वीक्स हो गया, अब वो ये चीज़ें कर सकता है। स्टैंड होल्डिंग ऑन टू समथिंग सॉलिड, लेकिन ये है कि कोई चीज़ पकड़ के आपने करना है। बेंड बोथ नीज़, आपने अपने दोनों नीज़ को क्या कर लेना है जी, बेंड कर लेना है। गो एज़ फार एज़ यू कैन कंफर्टेबली, जितना आप आसानी से कर सकते हो उतना नीचे जाना है आपने। एंड रिटर्न टू द अपराइट पोजीशन, ठीक है। और फिर वापस आपने अपनी अपराइट पोजीशन में आ जाना है, जितना आसानी से कर सकते हो। हाफ़ किया है, टोटल 90 का एंगल उसने बनाने को नहीं कहा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाना है। हाफ़ स्क्वाट्स का मतलब ये है कि सारा नहीं आपने जाना, ठीक है।
अपने नीज़ को बस थोड़ा सा बैंड कर लेना है, जितना नीचे मतलब आसानी से आप जा सकते हो उतना ही जाना है। और फिर आपने सीधा अपराइट पोजीशन में आ जाना, ये भी 10 दफ़ा आपने करने हैं। फिर हील रेजेस इन स्टैंडिंग, फिर उसने हमें क्या बता दिया कि हील रेजेस का बता दिया है कि आपने हील के ऊपर जब खड़ा होना है तो ये भी आपने किसी चीज़ को पकड़ना है। स्टैंड होल्डिंग ऑन टू समथिंग सॉलिड, किसी सॉलिड चीज़ को आपने पकड़ लेना है, ठीक है। राइज अप ऑन योर टोज़, फिर आपने अपनी टोज़ के ऊपर खड़े होना है। और लिफ्टिंग योर हील्स ऑफ द ग्राउंड, और फिर आपने हील को अपने ग्राउंड से अपने टोज़ पे खड़े हो जाना है और हील ऑफ द ग्राउंड कर देना है। और ये भी आपने 10 टाइम्स कर लेना है। एक मिनट। हाँ जी, क्या कहता है जी, 3 से 4 वीक्स पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब अब चौथा हफ्ता लगने वाला है। चौथा हफ्ता होने वाला मीन्स 1 महीना। 1 महीना हो गया उसको ऑपरेशन के। तो उसके अंदर उन्होंने क्या बातें लिखी हुई है, उसका 1 महीना हो गया। कंटिन्यू विद द अबव एक्सरसाइजेज एंड कंटिन्यू टू इंक्रीज द डिस्टेंस यू वॉक आउटसाइड। यही है कि ऊपर वाली एक्सरसाइजेज आपने जारी रखनी है और थोड़ा सा बस डिस्टेंस आप बढ़ा लेना है, जितनी आप वॉक करते थे बाय उससे थोड़ा सी ज़्यादा वॉक कर लेनी है। सम पेशेंट्स बाय दिस टाइम मे बी कंफर्टेबल वॉकिंग एज मच एज अ माइल अ डे। तो कुछ लोग तो 1 मील वॉक कर लेते हैं, उनके लिए ये ईजी होता है, वो कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। होपफुली यू मे फील कॉन्फिडेंट इनफ टू गो टू द लोकल शॉप और सुपर मार्केट। बस उन्होंने ये कहा कि 1 महीना अब होने लगा है, अब आप लोकल शॉप पे जा सकते हो। अगर आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है सुपर मार्केट तक आप जा सकते हो। हैंडी टिप वन शॉपिंग इज़ टू यूज़ अ ट्रॉली एज अ वॉकिंग फ्रेम। लेकिन जब आप ट्रॉली यूज़ कर रहे हो तो उन्होंने एक टिप दे दी, वो आप वॉकिंग फ्रेम के तौर पर भी आप उसके ऊपर थोड़ा सा वज़न डाल देते हो, ठीक है। तो ये उसने हमें बता दिया। इफ़ यू हैव एन ऑटोमेटिक कार एंड हैव हैड अ लेफ़्ट हिप रिप्लेसमेंट, अगर आपके पास ऑटोमेटिक कार है और लेफ़्ट हिप रिप्लेस हुआ हुआ है तो एंड आर कंफर्टेबल टू डू सो, यू कैन बी एबल टू ड्राइव, तो आप ड्राइव कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक कार भी थी और आपका लेफ़्ट साइड पे हुआ हुआ है रिप्लेसमेंट, तो उसने कहा कि दिस इज़ कंफर्टेबल, तो ये आपके लिए कंफर्टेबल होगा चलाने के लिए, तो आप चला सकते हो, ठीक है। तो ये 3 से 4 वीक्स के अंदर, 3 से 4 वीक के अंदर उसने इतना खास हमें कुछ नहीं बताया है। बस यही कहा है कि आप वॉक थोड़ी सी ज़्यादा कर लो, 1 मील ज़्यादा वॉक कर लो, लोकल शॉप पे जा सकते हो, सुपर मार्केट तक जा सकते हो आप। और ट्रॉली को उन्होंने कहा है कि आप वॉकिंग फ्रेम के तौर पे यूज़ कर सकते हो। और उन्होंने ये भी बता दिया कि 1 महीना गुजर गया, ऑटोमेटिक कार और लेफ़्ट हिप रिप्लेसमेंट है, लेफ़्ट हिप रिप्लेसमेंट है, तो आप गाड़ी चला सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है जी 4 से 6 वीक्स पोस्ट ऑपरेटिव। अब आप 1 महीने से ऊपर का टाइम हो रहा है, अब 1 महीने से आप क्रॉस करके आगे हो गए हो, ठीक है। 4 से 6 वीक्स, 1.5 महीना तकरीबन जिसको कहते हैं होने वाला है। उसके लिए उन्होंने हमें क्या बताया है, उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज़ भी बताई हैं कि अब 1 महीने से ऊपर हो गए हो, तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेज़ वगैरह बताई हैं कि पानी के अंदर कोई एक्सरसाइजेज़ आप कर सकते हो, क्योंकि 1 महीने के अंदर ज़हम भर जाता है। 1.5 महीना होने वाला है, तो अब उन्होंने कहा है कि ज़हम भी भर गया होगा, तो उन्होंने कुछ पानी की एक्सरसाइज बता दी हैं। 4 से 6 वीक्स पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर उसने हमें क्या बताया है कि यू शुड हैव एन आउट पेशेंट फिजियो अपॉइंटमेंट। आप भला क्या करो कि फिजियो अपॉइंटमेंट एक दफ़ा आप ले लो, आउट पेशेंट फिजियो अपॉइंटमेंट करवा लो। अरेंज वेयर योर प्रोग्रेस विल बी रिव्यूड, जहाँ पर आपकी प्रोग्रेस देखी जाएगी। एंड फर्दर एडवाइस एंड एक्सरसाइजेज प्रोवाइडेड। तो आपने क्या किया कि फिजियो अपॉइंटमेंट ले ली और आपकी प्रोग्रेस देखी गई और आपको डिफरेंट मजीद एक्सरसाइजेज वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी जब 1 महीने से ऊपर हो गया, ठीक है। सम पेशेंट्स इफ़ यू हैव नो लिम्प इफ़ यू हैव नो लिम्प विल बी एबल टू मैनेज नो वॉकिंग एड्स और वन स्टिक ओनली। तो जो पेशेंट्स हैं जो कि लंगड़ा कर नहीं चल रहे, जिनका लिम्पिंग मूवमेंट नहीं आ रही, तो वो क्या कर सकते हैं, वो नो वॉकिंग एड से भी काम चला सकते हैं। मतलब अगर वो लिम्प नहीं कर रहे तो वो वॉकिंग एड के बगैर चलें। और वन स्टिक ओनली एट दिस पॉइंट सम में स्टिल रिक्वायर टू। तो कुछ 1 महीने से ऊपर का टाइम है तो कुछ लोग तो ज़ीरो वॉकिंग एड, कोई भी वॉकिंग एड के बगैर नहीं, या फिर सिर्फ एक स्टिक से चल सकते हैं, क्रचेज़ भी छोड़ दिए हैं, ठीक है। सिर्फ एक स्टिक से वो चल सकते हैं। लेकिन उसने कहा है कि कुछ लोगों को सम में रिक्वायर टू, लेकिन कुछ को 2 वॉकिंग एड या 2 स्टिक्स तो नहीं हो सकती, क्रचेज़ चाहिए हो सकते हैं, ठीक है। तो हर एक का डिफरेंट हिसाब होता है। यू होपफुली शुड बी कॉन्फिडेंट टू मोबिलाइज आउटसाइड ऑन योर ओन विद और विदाउट वॉकिंग एड्स। तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस अब हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, 4 से 6 वीक्स हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गया काम। तो आप इतने कॉन्फिडेंट इनफ होने चाहिए कि आप मोबिलाइज़ करो, खुद चलने की कोशिश करो, विदाउट वॉकिंग एड्स भी चल सको और विद वॉकिंग एड्स भी चल सको। अराउंड दी हाउस यू मे बी एबल टू मैनेज विदाउट एनी वॉकिंग एड्स। तो घर में आप विदाउट वॉकिंग एड्स के चल सको, इतना आपको होना चाहिए कॉन्फिडेंस। ट्रैवलिंग एज अ पैसेंजर इन अ कार शुड नाउ बी मोर कंफर्टेबल ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज।
तो उसने कहा है कि अब आप ट्रैवल कर सकते हो। कि मैं बार बार टाइम ड्यूरेशन को इसलिए बोल रही हूँ ताकि हमें याद रहे चीज़ें, हम रिलेट करके चीज़ें पढ़ें कि 1 महीने से अब टाइम हो गया, अब आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन थोड़े डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सकते हो। लॉन्गर डिस्टेंस अभी भी आप अनकम्फर्टेबल होंगे। यू मे बी एबल टू ड्राइव एट दिस पॉइंट इफ़ यू हैव लिटिल और नो पेन। और उसने ये बता दिया कि अब चूँकि 1.5 महीना होने को है, तो आप क्या कर सकते हो जी, आप ड्राइव भी कर सकते हो जी। अगर आपके पास लिटल या नो पेन, अगर पेन नहीं हो रही ना, तो आपने तब ड्राइविंग करनी है जब पेन कोई नहीं है। हैव सफिशिएंट रिफ्लेक्सेस टू बी एबल टू डू। अगर आपके अंदर रिफ्लेक्सेस अभी हैं, वो अगर आपने शुरू से पढ़ा हो तो उधर यही लिखा होगा कि रिफ्लेक्सेस टेस्ट किया जाता है। पहले आप ड्राइव टेस्ट देते हो, चोट लगने के बाद, इंजरी के बाद, ऑपरेशन के बाद, जब आप ठीक हो रहे हो तो ड्राइविंग से पहले आप एक ड्राइविंग टेस्ट आप दे लो, तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप ड्राइव कर सकते हो कि नहीं। एमरजेंसी स्टॉप, अचानक कोई गाड़ी आ जाए कि आपका पाँव, आपकी टांगें और रिफ्लेक्सेस इतने ठीक हैं कि आप एमरजेंसी आगे से चीज़ें स्टॉप कर सको। आराम से चलाना तो ईजी होता है, लेकिन एमरजेंसी स्टॉप के लिए तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद आ जाती है जी 4 से 6 वीक्स, ठीक है। 1.5 महीना यानी 1 मंथ से अबव टाइम पे आप स्टैटिक बाइक चला सकते हो, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है कि स्टैटिक बाइक क्या होती है, ये जिम के अंदर होती है, कुछ घरों में लोगों ने रखी होती है कि वो एक बाइक है और उसके ऊपर बस पैडल मारते जाते हैं, सर्कुलर मूवमेंट पैडल आप चलाते जाते हो। स्लिम होने के लिए लोगों ने रखी होती है, या एक्सरसाइजेज़ के लिए, ठीक है। तो स्टैटिक बाइक अगर आपके पास है तो यू मे बी एबल टू स्टार्ट यूजिंग दिस नाउ। आप 4 से 6 वीक्स के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव अ सीट स्लाइटली हायर देन यू वुड नॉर्मली टू अवॉइड ब्रेकिंग योर हिप प्रिकॉशंस। तो उसने ये बता दिया है कि एडवाइजेबल होती है कि आपके पास टू हैव द सीट स्लाइटली हायर। इट इज़ एडवाइजेबल, तो ये एडवाइजेबल है कि आपके पास जो सीट होगी वो थोड़ी सी हायर होनी चाहिए ताकि आपकी हिप प्रिकॉशंस ना ख़राब हो जाए। हिप प्रिकॉशंस ये होते हैं ना कि आपने 90 डिग्री से ज़्यादा बैंड नहीं करना, ज़्यादा लोअर सीट्स पे नहीं बैठना, तो सीट थोड़ी हाई होनी चाहिए। स्टार्ट विद नो रेजिस्टेंस इनिशियली, शुरू से आपने जो स्टैटिक बाइक चलाने लगे हो अगर आप, तो आपने रेजिस्टेंस के बगैर स्टार्ट करना है। इंक्रीज़ दिस एज़ यू बिकम स्ट्रॉन्गर, तो फिर रेजिस्टेंस आप बढ़ा भी सकते हो जितने आप स्ट्रांग होते जा रहे हो। फिर एट फर्स्ट यू कैन नॉट मेक अ फुल रेवोल्यूशन ऑफ द पैडल्स, स्पेंड अ फ्यू मिनट्स रॉकिंग द पैडल्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स एज वार्म अप। तो उसने ये लिखा हुआ है कि अगर शुरू में आप रेवोल्यूशन नहीं कंप्लीट कर पा रहे, पूरा चक्कर नहीं लगा पा रहे, तो आप रॉकिंग मूवमेंट्स कर सकते हो, पैडल को सिर्फ आगे पीछे मूव कर सकते हो, वार्म अप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो रॉकिंग मूवमेंट में क्या होगा कि वो जो पैडल है जितना आगे जाता है उतना ले, जो पूरा चक्कर नहीं कंप्लीट कर पा रहे, वो मुश्किल हो रहा है अगर आपके लिए, तो आप रॉकिंग मूवमेंट कर सकते हो, पैडल थोड़ा सा आगे पीछे चला सकते हो। तो ये आपने याद रखना है कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट के लिए ये जो स्टैटिक बाइक है वो भी एक अहम किरदार अदा कर रही है जब आप हीलिंग की तरफ से जा रहे हो, ठीक है। तो फिर वार्म अप कर लिया, द आफ्टर वार्म अप यू स्टिल कैन नॉट पैडल करेक्टली कंटिन्यू विद द रॉकिंग मोशन। तो उसने ये लिखा है कि अगर वार्म अप के बगैर, वार्म अप करने के बाद भी फिर भी आप पैडल को नहीं चला पा रहे बिल्कुल ठीक से, तो फिर आप रॉकिंग मोशन ही करो और पुशिंग टू द एंड रेंज एंड होल्डिंग फॉर द फ्यू सेकंड, जिधर तक जा सकता है पीछे तक, एंड रेंज तक जिधर तक आपका पाँव जा सकता है उधर थोड़ी देर फिर रोक के रखो। तो यही उसने कहा है। फिर रॉक पैडल फॉर द 5 से 10 मिनट्स, ये 5 से 10 मिनट आपने करना है 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 दफ़ा करो। और 5 से 10 मिनट आपको करना पड़ेगा। एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द लेंथ ऑफ द टाइम एज ही बिकम्स मोर कंफर्टेबल। आप टाइम को ज़्यादा भी कर सकते हो, 5-10 मिनट करना ज़रूरी है स्टैटिक बाइक के ऊपर, लेकिन आप टाइम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। आगे हमने स्विमिंग पूल के अंदर कुछ एक्सरसाइजेस, क्योंकि जख्म भर चुका था, 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया हुआ है, जख्म भर चुका हुआ है, मतलब हील हो चुका हुआ है, ठीक हो गया हुआ है, तो अब आप स्विमिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो इफ़ द वूंड हैज़ कम्प्लीटली हील, अगर जख्म भर चुका है, हील हो चुका है, यू कैन गेट इन द स्विमिंग पूल, तो आप स्विमिंग पूल में जा सकते हो। यू मे लाइक टू डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन वाटर बट यू कैन नॉट स्टार्ट ब्रेस्ट स्ट्रोक अंटिल 6 वीक्स आफ्टर योर ऑपरेशन। 6 वीक्स से पहले तो आपने बिल्कुल भी ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये एक तरीकाकार होता है, मतलब जब आप छाती के बल जब आप स्विमिंग कर रहे होते हो, तो ब्रेस्ट स्ट्रोक एक मूवमेंट को कहते हैं, ठीक है, स्विमिंग के अंदर वो की जाती है, तो आप ब्रेस्ट स्ट्रोक नहीं कर सकते, ठीक है। 6 वीक्स तक तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, उसके बाद आप बेशक कर लो, उससे पहले तो नहीं करनी। फिर आ जाता है हाउ लॉन्ग यू एक्सरसाइज विल बी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, पानी का टेम्परेचर कैसा है, अगर वो गर्म है, मतलब आपके अकॉर्डिंग है, तो तब आप उस हिसाब से एक्सरसाइज करते हो कि आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस कितनी है, उस हिसाब से। शुड बी डन इन वाटर बिटवीन वेस्ट एंड चेस्ट हाइट, तो आपने आपकी कमर और आपकी चेस्ट के दरमियानी हिस्से, मतलब उधर तक हाइट का अगर पानी है तो तब आप कर सकते हो।
फिर लिखा हुआ है द डीपर द वाटर द हार्डर द एक्सरसाइज। जितना पानी गहरा होता जाएगा उतनी आपके लिए मुश्किल होती जाएगी एक्सरसाइज। यू मे विश टू स्टार्ट इन वेस्ट डीप वाटर। इसलिए उसने बताया कि आप वे जिस तरह फिगर में भी शो हो रहा है कि वेस्ट डीप वाटर में होना चाहिए। ग्रेजुअली इंक्रीज द डेप्थ, और आहिस्ता आहिस्ता आपने डेप्थ को इंक्रीज़ करते जाना है। फिर आगे आ जाता है जी मार्चिंग ऑन द स्पॉट। हमने 4 से 6 वीक्स के अंदर कोई एक्सरसाइज नहीं देखी। हमने बस कहा था कि आप घर में विदाउट वॉकिंग एड चल रहे हो, घर के बाहर चलो, एक स्टिक यूज़ कर रहे हो। फिर ट्रैवलिंग की बात कर दी, फिर आप ड्राइविंग की भी बात कर दी कि अगर रिफ्लेक्सेस ठीक है तो ड्राइविंग कर सकते हो। ट्रैवलिंग की बात कर ली, घर में कोई वॉकिंग एड के साथ आप नहीं चल रहे और लिम्पिंग नहीं है तो आप यूज़ मत करो। फिर स्टैटिक बाइक की बात कर ली, उसके काफ़ी हमने बातें पढ़ते रहे कि रेवोल्यूशन नहीं हो पा रहा तो पैडल आगे पीछे कर लो। वार्म अप की बात करते रहे 5 से 10 मिनट के लिए हमने उसकी बात की है। फिर उसके बाद आ जाता है जी स्विमिंग। तो स्विमिंग के लिए हमने उसने वाटर जो हमें हाइट की बताई थी वो चेस्ट बिटवीन द वेस्ट एंड चेस्ट, कमर और चेस्ट के दरमियान पानी होना चाहिए। वेस्ट डीप वाटर उसने कहा है, वेस्ट कमर के जितना डीप वाटर जो आपका होना चाहिए। और सबसे ये आसान ही एक्सरसाइज है, हमें नज़र आ रहा है वो मार्चिंग कर रहा है, जैसा मार्च करते हैं लोग फौजी वगैरह। मार्चिंग ऑन द स्पॉट, आपने उधर ही खड़े होकर पानी में खड़े होकर नी टू चेस्ट लेकर जाना होता है। ये हम फिगर पहले देख लेते हैं मार्चिंग ऑन द स्पॉट। फिर हाफ स्क्वाट्स पहले हमने ऊपर देखे थे, हाफ स्क्वाट्स करना शुरू किए थे हमने। ये देखें 2 से 3 वीक्स जब वो तीसरा हफ्ता लगी थी, ठीक है ना। आफ्टर 2 वीक्स हमने हाफ स्क्वाट्स करना शुरू किए थे। पहले हमने पानी के बगैर किए हैं, लेकिन अब 4 से 6 वीक्स के अंदर भी वो हाफ स्क्वाट्स अब पानी के अंदर कर सकती है, ठीक है जी। 2 से 3 वीक्स, ये वीक्स याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हमने इसको याद कर रहे हैं। लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है, जब आप इसके ऊपर ग्रिप हो जाती है, तब आपके लिए मुश्किल नहीं लगता। अभी एज अ स्टूडेंट थोड़ा सा लगता है हमें कि 2 से 3 वीक्स के अंदर हमने उसको हाफ स्क्वाट्स कराए थे। अब पानी के अंदर भी हम उसको हाफ स्क्वाट्स करा रहे हैं। हिप एबडक्शन तो हमने ऊपर से ही शुरू कर दी हुई थी। हमने उसको मोबिलाइजिंग के अंदर भी हिप एबडक्शन करा दी थी, और लेटे लेटे सबसे पहले फ़र्स्ट डे एक्सरसाइज के अंदर भी हिप एबडक्शन करा रही थी, लेट के भी खड़े होके भी। अब उसने कहा है कि पानी के अंदर भी हिप एबडक्शन कर लो। हिप एक्सटेंशन भी हमने देखी थी मोबिलाइजिंग के अंदर ही, हिप एक्सटेंशन। फिर एक्सटर्नल रोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट आई है, वो हम देख लेंगे। तो ये सब चीज़ें स्विमिंग वाली थी। फिर फ्लोटिंग तैरने वाली कुछ एक्सरसाइज आ जाती हैं। वॉकिंग तो ये 4 से 6 वीक्स वाला थोड़ा लंबा ही है, लेकिन नॉर्मल है, फिर एंड पे थोड़ा ही रह जाएगा अब। अच्छा, तो मार्चिंग ऑन द स्पॉट के ऊपर उसने बता दिया स्टैंड होल्डिंग ऑन द एज इफ़ नेसेसरी। आपने क्या करना है जी, एज को पकड़ के जितनी भी पानी वाली एक्सरसाइजेज हैं, अभी वो 1 महीने से ऊपर गया है, 4 से 6 हफ्तों में गया है, तो अभी वो सारा कुछ पकड़ के करेगा, ठीक है। अभी उसने पकड़ के करना है सब कुछ। होल्डिंग ऑन टू द एज इफ़ नेसेसरी, एज को पकड़ ले अगर ज़रूरत है। मार्चिंग ऑन द स्पॉट मेकिंग श्योर दैट योर नी डज नॉट कम अबव योर हिप। अच्छा जी, होल्डिंग ऑन द एज इफ़ नेसेसरी, आपने एज का पकड़ा हुआ था, फिर आपने क्या करना है जी, मार्चिंग ऑन द स्पॉट उसी जगह पर मार्चिंग करनी है। मेक श्योर योर नीज डज नॉट कम अबव योर हिप। तो आपका इस फिगर में अबव हिप आया हुआ है, जो थोड़ा सा गलत उन्होंने दिखा दिया। उसने ये कहा है कि इतना ऊपर लेकर जाओ कि आपका जो घुटना है वो आपकी हिप के ऊपर ना आए, ठीक है। तो इस तरह आपके लिए भी आसानी होगी। तो मार्च ऑन द स्पॉट मेकिंग श्योर दैट योर नी डज़ नॉट कम अबव योर हिप। तो आपका जो नी है वो ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है। ये मार्चिंग ऑन द स्पॉट थी। फिर हाफ स्क्वाट्स आ जाते हैं। हाफ स्क्वाट्स में उसने क्या लिखा हुआ है जी, स्टैंड होल्डिंग ऑन टू द एज इफ़ नेसेसरी। तो हाफ स्क्वाट्स में भी उसने ये लिखा हुआ है कि एज को पकड़ लो अगर आपके लिए ज़रूरी है। बेंड बोथ नीज एज़ फार एज़ पॉसिबल, अपने दोनों घुटनों को आपने बेंड करना है, बट नॉट फर्दर दैन 90 डिग्रीज़ बिफोर स्टैंडिंग अप राइट। तो हाफ स्क्वाट्स में थोड़ा ही बेंड करना है, बियॉन्ड 90 डिग्री आपने बिल्कुल नीचे नहीं लेकर आना, बिल्कुल 90 का एंगल नहीं बनाना आपने। और इसको भी 10 टाइम्स आपने करना है। तो हाफ स्क्वाट्स भी हमने पानी के अंदर देख लिया, मार्चिंग देख ली पानी के अंदर 4 से 6 वीक्स के अंदर, हाफ स्क्वाट्स देख लिया पानी में। हिप अबडक्शन आसान होती है, वो भी पकड़ के आपने किसी को करना है। ऑपरेटेड लेग को ही हमने बाहर लेकर जाना होता है, खड़ा हमने सही वाली टांग पे होना होता है। बस यही उसने पीछे भी पढ़ के आए थे हिप अबडक्शन की, सेम वही बातें हैं कि आपका जो टोज़ हैं रिमेन पॉइंटिंग फॉरवर्ड, आपके जो टोज़ हैं, आपकी जो उंगलियां हैं पाँव की, वो बिल्कुल फॉरवर्ड ही हों, और आपने लीन कोई नहीं करना। अपोजिट साइड पे देखो, ये बंदा बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, कहीं झुक नहीं रहा, जिस टांग पे खड़ा होना था उधर ही खड़ा हुआ है और दूसरी को दूसरी तरफ लेकर गया।
फिर इसके बाद आ जाती है जी हिप एक्सटेंशन इन स्टैंडिंग। पानी के अंदर उसने हमें बता दिया है कि हिप की एक्सटेंशन भी आप करा सकते हो, अबडक्शन करा लिया तो एक्सटेंशन भी करा लो। और कुछ एक्सरसाइज मेरे ख्याल से हम ऐड भी कर सकते हैं फ्लेक्शन मेरे ख्याल से, अगर आप भूल जाते हो। लेकिन हाफ स्क्वाट्स हमने देखी, मार्चिंग देखी, स्क्वाट्स देखी, फ्लेक्शन अब करने लगे हैं हम, सॉरी एक्सटेंशन। तो स्टैंड होल्डिंग ऑन दी एज इफ नेसेसरी, आपने एज को पकड़ा हुआ है। टेक दी ऑपरेटेड लेग आउट बिहाइंड यू, तो अपनी ऑपरेटेड लेग को पीछे की तरफ लेकर आना है। टेकिंग केयर नॉट टू लीन फॉरवर्ड एट द सेम टाइम, आपने कोशिश करनी है कि आप आगे की तरफ ना फॉरवर्ड झुक ना जाओ। टांग जो पीछे लेकर आ रहे हो तो आगे की तरफ ज़्यादा झुकना भी नहीं है, ठीक है, आगे की तरफ ज़्यादा झुकना नहीं है, लेकिन ऑपरेटेड लेग को बस आपने पीछे की तरफ लेकर जाना है। फिर एक्सटर्नल रोटेशन आ जाती है। एक्सटर्नल रोटेशन में अगर ज़ुबानी देखा जाए तो आपने अपनी टांग का जो अपना पाँव को ना दूसरी टांग के घुटने पर रखना होता है, पाँव को घुटने के ऊपर बस रखना होता है। तो देख लेते हैं कि क्या उन्होंने किया हुआ है। स्टैंड होल्डिंग ऑन टू द एज, इफ जैसे किसी अगर आपके लिए ज़रूरी है तो एज को पकड़ के खड़े हो जाओ। बेंड योर हिप एज़ फार एज़ पॉसिबल बट डू नॉट बियॉन्ड द 90 डिग्रीज फॉर द फर्स्ट 6 वीक्स। तो उसने ये लिखा हुआ है कि आप अपनी जो हिप है उसको आप बेंड कर सकते हो, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं करना। फर्स्ट 6 वीक्स के अंदर आपने नहीं करना होता। ट्विस्ट योर नी आउटवर्ड्स कीपिंग योर फुट नेक्स्ट टू योर अदर नी, तो यही उसने हमें बता दिया है कि जी ट्विस्ट योर नीज़ आउटवर्ड्स, एक घुटना आपका बाहर की तरफ है और मेरे ख्याल से ये ऑपरेटेड लेग का ही होगा। खड़े आई थिंक सो हम सही वाली टांग पे हो रहे हैं। मेरे ख्याल से एक और जगह भी ये एक्सरसाइज आएगी, उधर उन्होंने प्रॉपरली लिखा होगा कि हमने खड़ा अपनी सीधी सही वाली टांग पे होना है और दूसरी को आई थिंक सो ये रोटेट कर रहे हैं और एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं। नीचे जाके हम मज़ीद इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो ट्विस्ट द नी आउटवर्ड्स, आपने घुटने को बस आगे की तरफ लेकर जाना है। कीपिंग योर फुट नेक्स्ट टू योर अदर नी, अपने पाँव को आपने बस दूसरी टांग के घुटने के ऊपर रखना है। रिटर्न टू द मिडल, और फिर दोबारा आपने मिडल में वापस आ जाना है और 10 दफ़ा ये कर लेनी है। ये लेक्चर बहुत लंबा है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी, आप इसको पढ़ते जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि स्विमिंग करना इतना पॉसिबल नहीं है कि हम पेशेंट को पूल के अंदर लेकर जाएं। हाँ, बाहर के मुल्क में फ़ॉरेन कंट्रीज़ में एडवांस चीज़ें हैं, इधर हम ये स्विमिंग वाले को स्किप कर देते हैं, फ्लोटिंग को स्किप कर देते हैं। इसके बगैर जो हमारे पास एक्सरसाइज है हम उसी के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं हम उसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं कि जो चीज़ें मौजूद हैं हम वो कर लें। तो ये एडिशनल है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और इसको पढ़ने के लिए हमें इंशाल्लाह इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो फ्लोटिंग हमने सारी देख ली है, मार्चिंग थी, स्क्वाट्स थे, अबडक्शन थी, एक्सटेंशन थी, एक्सटर्नल रोटेशन थी, ठीक है। फिर वॉकिंग एक्सरसाइजेज आ जाती हैं और आई थिंक ये भी शायद पानी के अंदर ही होंगी, उन्होंने इसके साथ ही लिखी हुई है, या फिर वैसे भी है। तो वॉकिंग फॉरवर्ड, वॉकिंग बैकवर्ड, वॉकिंग साइडवेज। तो अगर आप आगे की तरफ चलोगे तो स्पेंडिंग इक्वल टाइम ऑन ईच फुट। तो उसने यही बताया कि आपका हर फुट के ऊपर सेम टाइम लगे, सेम आपके वो जो स्ट्राइड लेंथ होती है, स्टेप लेंथ होती है, वो सेम होनी चाहिए। कंसनट्रेट ऑन स्पेंडिंग इक्वल टाइम ऑन ईच फुट, हर पाँव के ऊपर इक्वल टाइम लगना चाहिए, ठीक है, इक्वल टाइम ऑन ईच फुट होना चाहिए। वॉकिंग बैकवर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, गुड फॉर स्ट्रेंथनिंग द बटक मसल्स एंड द मसल्स एट द बैक ऑफ द थाई। तो ये गुड होता है फॉर द स्ट्रेंथनिंग द बटक मसल्स। वॉकिंग बैकवर्ड है ना, तो अगर आप उल्टा चलोगे तो आपके जो बटक के मसल्स होंगे वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, क्योंकि हम उसका फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किस्म का, हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और मसल्स एट द बैक ऑफ जो थाई होते हैं, जो हैमस्ट्रिंग भी हैं, उनकी और बटक मसल्स की ना क्या हो रही होती है, स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है। आगे तो उसने यही कहा है कि इक्वल लेंथ कंसनट्रेट आपने करनी है जी, इक्वल टाइम होना चाहिए ऑन ईच फुट, हर फुट पे सेम वक्त दो, ठीक ठीक है। और साइड वेज में यही होती है कि एक टांग उठाई रखी, टेक वन लेग आउट टू द साइड और ब्रिंग द अदर टूवर्ड्स इट। एक टांग को बस हमने साइड पे रखा, दूसरी उसके पास ले आए, फिर एक टांग को साइड पे रखा, दूसरी उसके पास ले आए। लीडिंग विद बोथ राइट एंड लेफ्ट लेग, दोनों लीडिंग करनी है। पहले राइट साइड पे आपने साइड वॉक कर ली, फिर लेफ्ट साइड पे। तो प्रैक्टिस आपने राइट और लेफ्ट लेग दोनों पे करनी होती है। एक्सटेंसिव लेक्चर है, बट अभी तो हमने शुरू से काफ़ी स्किप किया है, हमने सिर्फ एक्सरसाइजेज अभी देख रहे हैं। शुरू में बस थोड़ी बहुत ही बातें होंगी,
लेकिन इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव लेक्चर। थोड़ा सा हमें बर्दाश्त करके इसको करना पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। फिर ये 6 से 8 वीक्स के नीचे ही उन्होंने लिखा हुआ है कि फ़्लोटिंग एक्सरसाइजेज आपने स्विमिंग वाली पूल के अंदर खड़े होकर की हैं। अब फ़्लोट करके भी आप देख सकते हो। इफ़ यू आर कंफर्टेबल फ़्लोटिंग यू कैन ट्राई दीज एक्सरसाइजेज होल्डिंग ऑन टू द एज। फ़्लोटिंग में भी आपने एज को ज़रूर पकड़ के रखना है। होल्डिंग ऑन टू द साइड ऑफ द पूल, साइड ऑफ द पूल को पकड़ के रखना है। प्लेस ऑफ फ्लोटिंग फ्लोट अराउंड योर वेस्ट विल कीप यू ऑन द सरफेस। वो जो फ्लोट पानी में जो रबड़ के क्या कहते हैं प्लास्टिक टाइप की कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं जिससे आप डूबते नहीं हो, तो वो कह रहे हैं आप वो पहन सकते हो जो आपको सरफेस पे रखेगा। खैर हम देख लेते हैं फ्लोटिंग एक्सरसाइजेज में उसने हमें कौन सी बताई हुई हैं। हिप एक्सटेंशन बताई हुई है। उम्मीद है मैंने स्पीकर के ऊपर हाथ नहीं रखा हुआ था। खैर इट्स ओके। हिप एक्सटेंशन आ जाती है जी लेटे लेटे फ्लोट करते करते। तो क्या जी आपने फ्लोटिंग ऑन योर बैक, आप कमर के बल फ्लोट कर रहे हो। ट्राई एंड लोअर योर ऑपरेटेड लेग टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पूल। तो हमने क्या करनी है जी, जो ऑपरेटेड लेग है उसको आपने टुवर्ड्स द बॉटम, तो वो आपने अपनी बॉटम की तरफ भी ले आओ, या पूल की बॉटम की तरफ उसने क्या लिख दिया हुआ है। तो लोअर आपने क्या करनी होती है जी, लोअर योर ऑपरेटेड लेग, अपनी जो आपकी ऑपरेटेड लेग है उसको आपने बॉटम ऑफ द पूल की तरफ लेकर आना होता है। रिटर्न टू द सरफेस मतलब टांग आपने पीछे लेके जानी है। आपको पता है हिप की एक्सटेंशन पीछे की तरफ होती है, तो आपने ऑपरेटेड लेग को टुवर्ड्स द बॉटम लेकर आना है। आपने टांग को एक्सटेंड करना है और फिर आपने वापस आ जाना है। फिर आपने फ्लोटिंग में आपने नी टू चेस्ट परफॉर्म कर देनी है। बस ये बार बार वो बता देते हैं कि 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं करना। फ़र्स्ट जब तक पहले 6 हफ्तों के अंदर आपने 90 से ज़्यादा, क्योंकि ख़तरा हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा आपने उसके ऊपर काम नहीं करना होता। ब्रिंग योर नी टुवर्ड्स योर चेस्ट, अपनी नी को चेस्ट की तरफ तो लेकर आ रहे हैं, बट डू नॉट गो बियॉन्ड राइट एंगल फॉर द फर्स्ट 6 वीक्स। लेकिन आपने राइट एंगल से ज़्यादा नहीं लेकर जाना होता। पुश आउट स्ट्रेट, रिपीट 10 टाइम्स। आपने क्या करना होता है जी, स्ट्रेट आपने करना होता है, पुश आउट स्ट्रेट। फिर दोबारा अपनी टांग सीधी करनी होती है और उसको 10 दफ़ा करना होता है। फिर हिप एबडक्शन आ जाती है जी, टेक योर लेग आउट टू द साइड एज फार एज पॉसिबल एंड रिटर्न टू द मिडल, रिपीट 10 टाइम्स। टेक योर लेग आउट टू द साइड एज फार। फिर हिप एबडक्शन देखो ना, हिप एबडक्शन खड़े होकर की, पानी में खड़े होकर की। फिर हमने लेट कर भी पहले की थी फर्स्ट डे के अंदर ना। फिर हम पानी में भी लेटे हुए हैं जिस तरह फ्लोटिंग कर रहे हैं, तो हिप एबडक्शन आप हर जगह तकरीबन करवा ही रहे हो। टेक योर लेग आउट टू द साइड, अपनी लेग को आउट लेकर आए टू द साइड। तो कैसे आपने लिखना है, टेक योर लेग आउट टू द साइड एज फार एज पॉसिबल, रिटर्न टू द मिडल, रिपीट 10 टाइम्स। ठीक है, एक्सटेंशन कर ली, नी टू चेस्ट कर ली, और फिर हम उसको टू द साइड लेकर आ गए, एबडक्शन कर ली। फ्लोटिंग ऑन योर फ्रंट। फिर आपने फ्रंट के ऊपर मतलब प्रोन हो गया, लेकिन तैरने में उसको फ्रंट का नाम दे दिया है। और इसमें भी पुल योर नीज टुवर्ड्स योर चेस्ट। आपने साइड से पुल को पकड़ के खड़े हुए, पुल योर नीज टुवर्ड्स योर चेस्ट, अपने नीज़ को चेस्ट पे लेकर आए, 90 से ज़्यादा नहीं करना। देन पुश योर लेग्स स्ट्रेट, फिर दोबारा अपनी टांग सीधी कर ली। तो अपने आपने फ्रंट पे लेट कर नी टू चेस्ट किया है, लेकिन बियॉन्ड 90 डिग्री नहीं। अजान का टाइम हो गया, फिर इंशाल्लाह इसका पढ़ते हैं। हाँ जी, हम फ्लोटिंग ऑन योर फ्रंट पढ़ रहे थे और हमने देख लिया था कि इसके अंदर भी क्या करना था कि अपनी नीज़ को टुवर्ड्स योर चेस्ट ही लेकर आना था। देन पुश योर लेग स्ट्रेट, फिर दोबारा उसको स्ट्रेट कर लिया था। ये फ्लोटिंग ऑन योर फ्रंट कर रहे थे हम, ठीक है। फिर ये लिखा हुआ है कि इन एक्सरसाइज को एडवांस किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेपिटेशंस। अगर आप 10 दफ़ा ये कर रहे थे तो आप 15 दफ़ा कर लो। मजीद ऑफ ईच एक्सरसाइज बाय इंक्रीजिंग द स्पीड एज विल यू डू दैम, या इनकी स्पीड बढ़ा दोगे तो ये एडवांस हो जाएंगे। इट इज़ पॉसिबल टू मेक दैम हार्डर बाय प्लेसिंग अ फ्लोट। ये थोड़ी सी ना हार्डर हो जाएंगे जब आप फ्लोट को या तो आर्म बैंड, बाजू में पहनने वाला कोई बैंड है, या फिर कोई रबर बैंड अराउंड योर एंकल, एंकल के गिर्द कोई रबर पहन लो, या फिर आर्म बैंड कोई पहन लो। इससे थोड़ी एक्सरसाइज हार्डर हो जाएगी, या कुछ फिन्स पहन लो। लेकिन उसने ये लिखा हुआ है कि जो मोस्ट पब्लिक पूल होते हैं ना, वो अलाउ ही नहीं कर रहे होते ये फिन्स वगैरह पहनने को। सो चेक विद द पूल फर्स्ट। खैर, तो ये उन्होंने एक्स्ट्रा ही बात लिखी हुई थी कि आप फ्लोट वगैरह करने के लिए कोई बैंड वगैरह पहन सकते हो। फिर मोर एडवांस्ड पूल एक्सरसाइज इंक्लूड
जो मोस्ट एडवांस पूल एक्सरसाइजेज आप क्या कर सकते हो, हमने पहले जो फ्लोटिंग देखी वो बहुत इजी थी, एक्सटेंशन देखी, नी टू चेस्ट वगैरह देख ली, अबडक्शन देख ली, फ्लोटिंग ऑन योर फ्रंट देख ली। लेकिन जो आगे हैं अब वो क्या हो सकता है जी, जंपिंग अप एंड डाउन इन द पूल। जब आपने जंपिंग करनी है अप एंड डाउन इन द पूल तो ये उसने क्या एडवांस हो सकती है, क्रंच जंप हो सकता है जी, जंपिंग अप एंड डाउन बट ब्रिंगिंग योर नीज टुवर्ड्स योर चेस्ट। ओके, तो जो आपने नीज़ हैं वो आपने चेस्ट के ऊपर लेकर आनी है। अब आप जंपिंग कर सकते हो पूल के अंदर, और फिर क्रंच जंप्स कर सकते हो, मतलब अपने जो नीज़ है उनको चेस्ट की तरफ लेकर आ सकते हो। रनिंग ऑन द स्पॉट, उस जगह पे आप रन कर सकते हो। हॉपिंग साइड टू साइड ऑन बोथ साइड्स, हॉपिंग जिस तरह स्टेपू हमें सर ने यही क्लास में बताया था कि जो लोग खेलते थे बचपन में, तो वो आप साइड टू साइड हॉपिंग कर सकते हो, आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हो, स्टार जंप्स कर सकते हो। तो ये पूल एक्सरसाइजेज हैं, ये थोड़ी सी एडवांस हैं कि जंपिंग कर ली आपने पूल के अंदर, क्रंच जंप्स कर लिए, फिर रनिंग कर ली, ठीक है, उस जगह पर खड़े होकर हॉपिंग कर ली साइड टू साइड, या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और फिर स्टार जंप्स वगैरह कर ली। अब हो जाता है 6 से 8 वीक्स, अब 1 महीने से अब 2 महीने के बाद पहुँच गई है। अब आप 2 महीने हो गए हैं, ठीक है, तो 2 महीने के अंदर अब आपने मज़ीद क्या करना है वो हम देख लेंगे। 6 से 8 वीक्स हो गए, यू शुड नाउ बी एबल टू मोबिलाइज अराउंड द हाउस एंड आउटसाइड विदाउट वॉकिंग एड्स इफ़ यू आर नॉट डूइंग सो ऑलरेडी। तो 6 से 8 वीक्स में क्या लिखा हुआ है, यू शुड नाउ बी एबल टू मोबिलाइज अराउंड द हाउस। अब आप इस काबिल हो गए हो कि आप घर के अंदर चल फिर सकते हो और बाहर भी चल सकते हो विदाउट वॉकिंग एड्स इफ़ यू आर नॉट डूइंग सो ऑलरेडी। तो अगर आप पहले नहीं चल रहे थे अब आप खुद चल सकते हो, क्योंकि 2 महीने हो गए। अब आप विदाउट वॉकिंग एड घर तो चल ही रहे थे, घर के बाहर भी खुद चलो। इफ़ नॉट डूइंग सो ऑलरेडी यू शुड बी एबल टू ड्राइव अ मैनुअल कार। अगर आप पहले ड्राइव नहीं कर रहे थे अब आप एक मैनुअल कार चला सकते हो। इफ़ यू मेड द क्राइटेरिया डिटेल इन द इंट्रोडक्शन, वही था कि आप रिफ्लेक्सेस आपके ठीक हैं, पेन ना हो और रिफ्लेक्सेस आपके ठीक होने चाहिए। तो यही, तो आप गाड़ी चला सकते हो घर के बाहर और अंदर, वॉकिंग एड्स के बगैर चल सकते हो, गाड़ी चला सकते हो। यू में रिटर्न टू सीडेंट्री जॉब इफ़ यू कैन गेट टू वर्क। आप सीडेंट्री जॉब कर सकते हो इफ़ यू कैन गेट टू वर्क, अगर आपने काम पे जाना है। यू मे रिटर्न टू सीडेंट्री जॉब इफ़ यू कैन गेट टू वर्क। ओके, फिर आगे लिखा हुआ है, इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी टू फॉलो द प्रिकॉशंस एज लॉन्ग एज योर हिप इज़ कम्फर्टेबल। और प्रिकॉशंस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, फॉलो करने की ज़रूरत कोई नहीं है। अगर आपकी जो हिप है वो कंफर्टेबल है। शुरू में कुछ प्रिकॉशंस लिखी हुई थी कि आपने ज़्यादा झुकना नहीं है, बियॉन्ड 90 डिग्री ज़्यादा नहीं, आपने बेंड करनी है अपनी हिप को और नी को, तो वही प्रिकॉशंस हैं। लेकिन अगर आपको कोई मसला नहीं है तो आप प्रिकॉशंस फॉलो करने की उसने बताया ज़रूरत नहीं है। और यानी यू मे बैंड बियॉन्ड 90 डिग्री, आप बैंड कर सकते हो। दिस मीन्स दैट यू मे रिटर्न टू द टॉयलेट सीट और अटेम्प्ट टू पुट ऑन योर ओन सॉक्स एंड गेट इनटू एंड आउट ऑफ अ बाथ। आपको पता है कि बाथ टब्स होते हैं, उनके अंदर जाना, उनसे बाहर निकलना, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उधर बाथ टब्स मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर आना जाना भी मुश्किल होता था पहले। लेकिन अब क्योंकि 2 मंथ्स हो चुके हैं, 6 से 8 वीक्स हो चुके हैं, तो अब आप जा सकते हो, ठीक है। रिटर्न टू द टॉयलेट सीट, अटेम्प्ट टू पुट ऑन योर ओन सॉक्स, आप खुद अपनी सॉक्स पहन सकते हो जी। गेट इन टू एंड आउट ऑफ द बाथ, आप बाथ के अंदर भी जा सकते हो, बाहर भी। बी सेंसिबल, डू नॉट पुश द हिप इफ़ इट इज़ अनकम्फर्टेबल। तो बी सेंसिबल, डू नॉट पुश द हिप। ओके, इफ़ इट इज़, आपने उसने ये बताया कि सेंसिबल रहो, अपने आप को इतना भी नहीं पुश करना कि अगर आप अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो। इफ़ यू वुड लाइक अ बाथ प्लीज़ ट्राई इट फर्स्ट विद नो वाटर। वैसे ही उन्होंने प्रिकॉशंस दिए हैं कि पहले नो वाटर के ज़रिए आप ट्राई करो, फुली ड्रेस होकर, कि आप क्या वाकई उसके अंदर जा सकते हो बाथ के अंदर कि नहीं। यू मे स्लीप इन एनी पोजीशन यू फाइंड कम्फर्ट, जिधर मर्ज़ी आप सो सकते हो, जिधर मर्ज़ी करवट लेकर साइड लाइन करके आप सो सकते हो। द फॉलोइंग एक्सरसाइज can now be tried but they're quite difficult and you may not succeed initially but persevere। तो कभी शुरू शुरू में आप इतना आसानी से नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको थोड़ा सा परसवियर करने की ज़रूरत है। तो हमने क्या देखा, आप विदाउट वॉकिंग एड चल सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, अपनी जॉब जो सीडेंट्री जॉब अगर एक जगह पे बैठ रहने वाली जॉब है तो आप उधर जा सकते हो। प्रिकॉशंस फॉलो करने की ज़रूरत कोई नहीं, आप बेंड कर सकते हो बियॉन्ड द 90 डिग्री। आप बात के आप टॉयलेट सीट पे भी जा सकते हो, टॉयलेट सीट पे जा सकते हो, और गाड़ी सॉरी बाथ के सॉक्स खुद पहन सकते हो और बाथ के अंदर भी जा सकते हो। लेकिन आप अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो विद नो वाटर के ज़रिए आप ट्राई कर सकते हो, और आप किसी भी जगह पर स्लीप भी कर सकते हो। ये हमने 2 महीने के अंदर उसने हमें बता दिया, ठीक है, कि प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है और स्लीप वगैरह कर सकते हो। और अब 2 महीने आ गए हैं तो अब सिंगल लेग बैलेंस उन्होंने हमें सिखा दिया। पहले हमने ऊपर कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन अब हम सिंगल लेग बैलेंस 6 से 8 वीक्स के अंदर इसको हम पढ़ लेंगे।
एक टांग पे। जैसे वैसे ही आपकी प्रोप्रियोसेप्शन आपकी वो करने के लिए, ठीक करने के लिए, आपका सारा सब कुछ ठीक करने के लिए उसने ये थोड़ी सी एडवांस एक्सरसाइजेज दी हैं ताकि आप बिल्कुल प्रॉपर्ली ठीक हो जाओ। तो होल्ड ऑन टू समथिंग सॉलिड, किसी चीज़ को पकड़ के खड़े होना है। पुट ऑल योर वेट ऑन द ऑपरेटेड लेग, लिफ्ट योर गुड लेग बैकवर्ड्स। अच्छा जी, तो उसने हमें यही बता दिया कि सारा जो वज़न है वो ऑपरेटेड लेग पे इधर थोड़ा सा अपोजिट हो गया। वैसे तो हम मोस्टली एबडक्शन करते हुए भी ऑपरेटेड लेग को दूसरी तरफ लेकर जा रहे होते हैं, एक्सटेंशन में भी ऑपरेटेड लेग, नी टू चेस्ट में ऑपरेटेड लेग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब सिंगल लेग बैलेंस है तो पुट ऑल योर वेट ऑन दी ऑपरेटेड लेग, इधर वज़न हमने ऑपरेटेड लेग पर डालना। लिफ्ट योर गुड लेग बैकवर्ड्स ऑफ द ग्राउंड बेंडिंग योर नी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी होती है कि सिंगल लेग बैलेंस के अंदर हम ऑपरेटेड और अनऑपरेटेड लेग का याद करना होता है। इसके अंदर हम ऑपरेटेड लेग के ऊपर खड़े हैं, हम वेट बेरिंग कराना चाह रहे हैं। एक्चुअली अब हम सारा वज़न जो है वेट बेरिंग हम किस पे कराना चाह रहे हैं जी, ऑपरेटेड लेग के ऊपर वेट बेरिंग, ताकि वो इस काबिल हो जाए वेट बेरिंग के। 2 महीने हो गए, अब उसके ऊपर वज़न डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल योर वेट ऑन द ऑपरेटेड लेग, सारा वज़न ऑपरेटेड लेग पर डाल दिया। और लिफ्ट योर गुड लेग, और आप